हेलो बच्चों, वेलकम बैक आई एंड यू सक्सेस पॉइंट। आज हमारा जो है आई एंड यू सक्सेस पॉइंट में नया टॉपिक होगा। इससे पहले हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे डीएनए के बारे में, और डीएनए किस तरह से क्या क्या उसमें बैकबोन किस चीज़ से बनती है, कैसा है, कैसी स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनी हुई है, कौन कौन सी 3 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है जो उसको न्यूक्लियोटाइड बनाती है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारी नई क्लास में नया चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट सेकंड का, जेनेटिक्स का। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा नया टॉपिक है डीएनए। डीएनए क्या है? लॉन्ग चेन पॉलीमर है, ठीक है, जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। डीएनए आज हम इससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं कैलकुलेशन और लेंथ ऑफ डीएनए के। डीएनए की जो कैलकुलेशन है, लेंथ है, वो कितनी होगी, कैसे होगी, इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। यानी लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बेस पेयर होगा इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगी। तो नंबर ऑफ बेस पेयर यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमन में, ये आपको याद करना है कितने बेस पेयर होंगे। 6.6 इंटू 10⁻⁹, जो कि अपने आप में डबल वाली स्ट्रक्चर है। अगर सिंगल वाली स्ट्रक्चर की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ था, ये आपने पहले भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ डीएनए 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ पे जो है एक्यूरेट हमारी लेंथ आ जाएगी 2.2 मीटर। तो देखो 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस तरह से एक माइन्यूट सी स्ट्रक्चर सेल के अंदर किस तरह से कोलैप्स होके डेंस होके पड़ा रहता है, किस तरह से फिट किया गया है। एक सेल जिसे हम मतलब नेक डाई से नहीं देख सकते, उसके अंदर ये डीएनए 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस तरह से एडजस्ट किया गया है। अब यहाँ पे दी गई है लेंथ ऑफ डीएनए में ई-कोलाई बैक्टीरिया की लेंथ। तो यहाँ पे 1.36 इंटू 1.36 इंटू 10⁻³ है। तो इसके नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.34 इंटू 10⁻⁹। अब इसका जो पूरा आएगा इक्वल टू 4.10⁶ बेस पेयर। तो आपको ये दोनों डाटा याद रखना है। कौन सा डाटा याद रखना है? एक तो ये वाला ह्यूमन बीइंग का बेस पेयर कितने होंगे, 6.6 इंटू 10। एक आपको ये डाटा याद रखना है 2.2 इंटू 2.2 मीटर क्या होंगे हमारा ह्यूमन का, क्या होगा, डीएनए की लेंथ होगी। फिर आपको बेस पेयर याद रखने हैं इस्चेरिचिया कोलाई के 4.10⁶ बेस पेयर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डाटा बहुत बार पूछा गया है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये डाटा जो है हमने पहले भी दिया था आपको, ठीक है, बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था कि एक बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 5386 न्यूक्लियोटाइड होंगे। एक बैक्टीरियोफाज लेमडा में कितने होंगे, 48,500 बेस पेयर होंगे। एक इस्चेरिचिया कोलाई जिसकी अभी बात की गई है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होंगे। एक हैप्लॉइड ह्यूमन में डीएनए 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होंगे। ये जो प्रॉपर है, ये जो प्रॉपर डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आपको याद करना है, इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसको केवल कोई इसका शॉर्टकट नहीं है, ये आपको केवल लर्न ही करना पड़ेगा। और ह्यूमन बीइंग का तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो ये डाटा आपको याद करना है, ठीक है। और डीएनए के बारे में ये डाटा दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं इरविन चारगाफ का रूल। एक साइंटिस्ट थे इरविन चारगाफ, जिन्होंने ये रूल दिया था डीएनए के बारे में। इन्होंने बताया था कि डीएनए की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कि डीएनए किस प्रोपागेशन में काम करता है। तो इन्होंने बताया था कि ए हमेशा इक्वल होगा, ए इज़ इक्वल टू टी। ए हमेशा इक्वल होगा टी के। अब ये आपको पता नहीं है क्या है, टी क्या है। तो ए और टी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं। और जी इज़ इक्वल टू सी। जी क्या है यहाँ पे, जी भी क्या है, जी और सी भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं। तो इसके बारे में हम आपको बात करेंगे, बताएंगे। पहले इससे पहले आपको जानना ज़रूरी है ए क्या है, टी क्या है, जी क्या है, सी क्या है। तो यहाँ पे अब बस आपको इतना ही याद रखना है कि यहाँ पे प्रोपागेशन किस वे में दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी, यानी ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद बताया गया है ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1, ये भी हमेशा क्या होंगे, इनकी वैल्यू भी हमेशा इक्वल होगी।
तो ये आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है। इरविन चारगाफ का रूल क्या कहता है कि ए इज़ इक्वल टू टी, जी इज़ इक्वल टू सी। तो ए क्या है यहाँ पे एंडिनिन है, टी क्या है थाइमिन है, जी क्या है ग्वानिन है और सी क्या है साइटोसिन है। ये सारे नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं जो आपको डीएनए में मिलेंगे। इसके बारे में हम अभी बात, अब हम देख लेते हैं डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या होता है। देखो डीएनए की स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी डीएनए में। वो 3 चीज़ें क्या हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। पहला होगा फॉस्फेट ग्रुप जो बैकबोन बनाएगा, दोनों हेलिक्स बनाएगा। एक होगी पेंटोज शुगर, तो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जो पेंटोज शुगर है और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे उसकी बैकबोन। ठीक है, यानी 2 हेलिक्स आपको ये दिखाई दे रही है, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अगर हम इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सीधा करें, दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपको जस्ट लाइक अ लैडर, एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह आपको दिखाई देगा। अब ये जो लैडर है, लैडर के दोनों बेस बने हुए हैं फॉस्फेट ग्रुप से और पेंटोज शुगर से। लेकिन बीच में ये जो आपस में लैडर है, जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं, वो कैसे जुड़े रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे नाइट्रोजनस बेस से। तो 3 चीज़ों से मिलके बना है हमारा डीएनए। डीएनए में 3 चीज़ें कौन कौन सी होगी, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में यहाँ पे 2 बेस पेयर हैं स्ट्रैंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और बेस पेयर आपस में कनेक्ट होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ए और टी, यानी ए जो है हमेशा टी के साथ जुड़ा रहेगा। ए हमेशा टी के साथ जुड़ा रहेगा, कौन से बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। सी हमेशा जुड़ा रहेगा जी के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ए क्या है, नाइट्रोजनस बेस है एंडिनिन, टी क्या है, थाइमिन है। ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे, कैसे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, याद रखना है आपको। और सी हमेशा जुड़ेगा जी के साथ, यानी साइटोसिन जुड़ेगा हमेशा ग्वानिन के साथ, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो प्यूरिन कम्स अपोजिट टू अ पिरिमिडिन, यहाँ नहीं, यहाँ पे एक बॉन्ड क्या होगा, एक में क्या होगा, प्यूरिन होगा और एक होगा पिरिमिडिन। अब प्यूरिन पिरिमिडिन क्या है, ये हमारे 2 नाइट्रोजनस बेस हैं जो डीएनए को फॉर्म करने में यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं बैकबोन। अभी बताया मैंने बैकबोन जो है इसकी, अभी मैंने बात की है जो बैकबोन जो है बनी हुई होती है, यानी ये जो हेलिक्स बने हुए हैं, एक ये जो हेलिक्स बने हुए हैं, एक हेलिक्स ये और एक हेलिक्स ये जो बने हुए हैं हेलिक्स, ये बने हुए होते हैं किससे, ये बने हुए होते हैं शुगर और फॉस्फेट से। ये बने हुए होते हैं शुगर और फॉस्फेट से। और ये जो बेसिस होते हैं ये इसके अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब इसकी जो है बेसिस है, बेसिस के द्वारा ही ये जो दोनों हेलिक्स आपस में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे 2 चेन होती हैं जिन्हें एंटी पैरेलल पोलैरिटी कहते हैं जिसमें, अब ये एग्जांपल है पोलैरिटी का। एक चेन अगर स्टार्ट होगी 5 to 3, यानी एक जो लाइन होगी यहाँ से, देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक इसका बेस है अगर 3 to 5 है, तो नीचे देखिए यहाँ पे 5 to 3 हो रहा है। यानी ये एक दूसरे के हमेशा कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक तरफ अगर 5 है, एक साइड इसकी 5 है तो दूसरी साइड 3 होगी। और इधर भी देखिए अगर एक साइड इसकी 5 है तो दूसरी साइड 3 होगी। तो ये हमेशा कैसे होंगे, ये चेन पोलैरिटी में होगी, 3 to 5 या फिर 5 to 3 होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस की बात की गई है। अब हमने बात कर ली है किसके बारे में, हमने बात कर ली है अभी इसके दोनों हेलिक्स के बारे में, यानी बैकबोन के बारे में। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस में अगर फॉस्फेट ग्रुप और केवल क्या जुड़ा हुआ हो, अगर फॉस्फेट ग्रुप और केवल क्या जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड होगा अगर आरएनए का, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एंडिनोसिन कह सकते हैं। एंडिनिन जुड़ा होगा आरएनए के साथ तो एडिनोसिन, ग्वानिन जुड़ा होगा आरएनए के साथ तो ग्वानोसिन, साइटोसिन जुड़ा होगा आरएनए के साथ तो साइटिडीन, और यूरेसिल जुड़ा होगा आरएनए के साथ तो यूरिडीन कहेंगे। यानी हम इन्हें क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में हमारे क्या होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे, प्लस हमारी यहाँ पे शुगर हो सकती है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप
और न्यूक्लियस साइड ऑफ डीएनए क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है तो डीऑक्सी लग जाएगा। यहाँ पे आरएनए की बात हुई है तो केवल साइन या सीन को हम यूज़ करेंगे। अगर ये जुड़ा होगा, डीएनए जुड़ा होगा एंडिनिन के साथ, तो यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन कहा जाएगा। डीएनए जुड़ा होगा अगर ग्वानिन के साथ तो डीऑक्सी ग्वानोसिन कहा जाएगा। डीएनए जुड़ा होगा अगर डीऑक्सी साइटोसिन के साथ तो ये डीऑक्सी साइटिडीन कहा जाएगा, अगर ये साइटोसिन के साथ जुड़ा रहेगा। और अगर ये जुड़ा रहेगा थाइमिन के साथ तो डीऑक्सी थाइमिडीन कहा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। क्वेश्चन क्या था कि न्यूक्लियोसाइड उसमें पहचानना था, तो वहाँ पे दिया हुआ था डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन और डीऑक्सी साइटिसिन था। यहाँ पे साइटोसिन था, तो साइटोसिन तो खुद अपना क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पे साइटोसिन कभी भी करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा हमारा, साइटिडीन होगा। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा हमारा, साइटिडीन होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, इसको हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो होंगे ये बेस पेयर होंगे कैसे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, जब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में केवल क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजनस बेस होंगे और पेंटोस शुगर होगी। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो फॉस्फेट ग्रुप को, पेंटोस शुगर को और नाइट्रोजनस बेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन या पिरिमिडिन हो सकता है कोई भी, पेंटोस शुगर के साथ। और ये हमेशा पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेंगे कौन से बॉन्ड के द्वारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये बॉन्ड का नाम याद रखना, कौन सा बॉन्ड होगा, ये जो आपका बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो एक पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कहा जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर ऐसा बॉन्ड जो बॉन्डिंग कर रहा है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस, या तो प्यूरिन है या फिर पिरिमिडीन है। अब इनको दोनों को आपस में जब कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, तो ये जुड़ेंगे हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये चीज़ हमेशा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या कह रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हम देख रहे हैं डीएनए मेड है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, कोइल्ड होता है, राइट हैंडेड फैशन होता है। पिच ऑफ द हेलिक्स कितना होगा, 3.4 nm या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। देखो एक हेलिक्स से एक कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कहलाएगी 3.4 nm। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। यानी जहाँ पे ये हेलिक्स ग्रूव कर रहा है, घूम रहा है, तो एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक यहाँ पे माइनर ग्रूव है, छोटा घुमा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, एक बड़ा घुमा हुआ है। तो एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव, इनके बीच का जो पूरा का पूरा ये होगी डिस्टेंस होगी, हेलिक्स होगा, पिच ऑफ दी हेलिक्स होगा, ये 34 एंगस्ट्रॉम होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर ईच टर्न, ये पूरे के पूरे टर्न में कितने नंबर ऑफ हेलिक्स हो यहाँ पे होंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बेस पेयर यहाँ पे 10 होंगे। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने बेस पेयर बने होंगे, यहाँ पे 10 बेस पेयर बने होंगे। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे पूरे प्रॉपर ये 10 बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दी गई है इसकी, यहाँ पे दी गई है बेस पेयर के बीच की दूरी, यानी एक बेस पेयर में डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0.34 या 3.4 एंगस्ट्रॉम बेस पेयर में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये स्ट्रक्चर है आपके डीएनए की। और ये डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था सबसे पहले, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से बनी हुई होती है। अभी मैंने बताया है कि हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, एक है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, दूसरी है पेंटोस शुगर और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो है नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, तो ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है और पेंटोस शुगर हो सकती है, तो ये आपस में जुड़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। और ये यहाँ पे पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं ये हमेशा जुड़ेंगे एस्टर बॉन्ड के द्वारा। ये चीज़ें, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो
न्यूक्लियोटाइड क्या क्या बनेगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस होंगे, शुगर होगी, फॉस्फेट ग्रुप होगा और ये मिलके क्या बना लेगा, ये मिलके बना लेगा यहाँ न्यूक्लियोटाइड बना लेगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये डीएनए के बारे में बात की गई है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में। अब हम देख लेते हैं आरएनए। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड चेन होंगी उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी ओएच नहीं होगा। सेकंड पोजीशन पे राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होगा। यानी ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर बनी हुई है राइबोज शुगर की, लेकिन आरएनए में यहाँ पे क्या होगा, सेकंड कार्बन पे, ये देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है जो बाहर है इस रिंग के। तो ये बेंजीन रिंग है और इस रिंग के जो बाहर है ये, तो यहाँ पे ये देखिए सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो ये राइबोज शुगर होगी। और अगर यहाँ पे ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा यही वाला, तो यहाँ पे केवल ओ हट जाएगा और एच रहेगा, तो केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तब हम इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे। डी मतलब दो, सेकंड कार्बन पे ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी या हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे नहीं है। तो ये आपको दिखाई गई है, पिक्चर बनाई गई है किसकी, राइबोज शुगर की। तो इतना डिटेलिंग में तो ये आएगा नहीं, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे। तो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, तो ये डीएनए बन जाएगा। और अगर ये यहाँ पे है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे आरएनए बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए दो न्यूक्लियोटाइड में लिंक होंगे अपने आप में 3 to 5 में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। 3 to 5 का मतलब क्या है, एक अगर 3 पे स्टार्टिंग है तो 5 पे एंडिंग होगी, 5 पे स्टार्टिंग है तो 3 to एंडिंग होगी, और इसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड में क्या है, बहुत सारी चेन होती है, चेन लगी होती है, ऐसे बहुत सारे पॉलीमर्स लगे रहते हैं, तो हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या जुड़ा हुआ है, ये है हमारा इतना फॉस्फेट ग्रुप, क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, और ये डाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है शुगर के द्वारा। अब ये जो है हमारी वो यहाँ पे क्या है, शुगर है, ये इतनी जो है ये हमारी क्या है, यहाँ पे शुगर है, ये शुगर है। ठीक है, ये शुगर है, ये कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है। ये कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर है। अब ये जुड़ी हुई है, ए क्या है यहाँ पे, ये ए है नाइट्रोजनस बेस, ये हमारा टी है नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो इस तरह से हमारा सी क्या है, नाइट्रोजनस बेस। तो हम आप कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चेन होती है। अगर दो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, दो इस तरह से चेन बना रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये बहुत लंबी चेन होती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। तो कैसे कैसे कन्वर्ट होंगे, ये यहाँ पे राइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। देखो दिखाया गया है, फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ेगा, ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, जिसे हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं। और एक राइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये डायग्राम शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर एनसीईआरटी इसको शो करती है तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, एक राइबोज शुगर है और दूसरे वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, आपस में जॉइन कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं। तो इसी को हम पूरा कम्प्लीटली क्या कह सकते हैं कि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इसमें लगे हुए हैं और जो एक कंप्लीट डीएनए बनाते हैं। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होगा वो स्पेसिफिक होगा, सबका डीएनए स्पेसिफिक होगा, अलग होगा, कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें क्या होंगी, स्पेसिफिक होगी। इसीलिए हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है, केवल एक मम्मी पापा से ही मैच करता है। 0.9% जो डीएनए होगा वो सबका अलग होगा और 99.9% जो डीएनए होगा वो सबका सेम होता है। तो इसमें कुछ ही बेस पेयर ऐसे होते हैं जो अलग अलग रहते हैं, जिससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा उन बेस पेयर को पहचानते हैं। और अगर कोई क्रिमिनल या कुछ ऐसे रेपिस्ट की बात है तो उसके बारे में हम जान लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आई होप आपको इतना समझ में आया हो। दैट्स ऑल, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।